कबूतर ने बताया कि कौन सी स्त्री के हाथ का भोजन नहीं करना चाहिए, कौन सा अन्न नहीं खाना चाहिए, किस स्थान पर घर नहीं बनाना चाहिए। जय श्री कृष्ण प्रिय दर्शक बंधु, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय सज्जनों, एक वृक्ष की डाल पर दो पक्षी बैठे हुए थे। उनमें एक कौवा था और एक कबूतर। दोनों के बीच में अक्सर धर्म चर्चा होती रहती थी। कबूतर शाकाहारी पक्षी था और कौवा मांसाहारी। दोनों की बुद्धि व खान पान में कहीं से कहीं तक समानता नहीं थी। वे अक्सर अपनी अपनी कहानियां सुनाकर तर्क कुतर्क किया करते थे। एक दिन कबूतर ने कौवा से पूछा कि हे मित्र, तुम जानते हो कि लोग तुमसे नफरत क्यों करते हैं, अर्थात तुमसे घृणा क्यों करते हैं? क्योंकि तुम्हारा जो भोजन है अर्थात जो खान पान है वो ठीक नहीं है। तुम गंदा और विशुद्ध भोजन करते हो, इसीलिए तुम्हारी बाड़ी भी कर्कश है, तुम्हारा रंग भी काला है। इसी कारण से कोई भी तुम्हें इज्जत नहीं देता। तभी कौवा कहने लगा कि नहीं मित्र, ऐसी कोई बात नहीं है। खाने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। संसार में जो कुछ बना है वो सब कुछ खाने के लिए ही तो बना है। तभी कबूतर कहता है कि हे मित्र, इस संबंध में आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। तुम मेरी इस कहानी को ध्यान पूर्वक सुनना कि खान पान से मनुष्य किस तरह निंदा और नफरत का पात्र बन जाता है। तभी कबूतर उस कौवा के लिए एक कहानी सुनाता है। कबूतर कौवा को समझाते हुए कहता है कि हे मित्र, प्राचीन समय की बात है। एक प्रसिद्ध नगरी कंचनपुरी में राजा कमल भोज राज्य करते थे। कमल भोज बड़े ही प्रसिद्ध राजा थे। वे बहुत ही धर्मात्मा थे। एक दिन राजा कमल भोज अपने सिंहासन पर विराजमान थे। राजा कमल भोज का दरबार लगा हुआ था। उसी समय राजा के दरबार में तीन पारखी विद्वान प्रवेश करते हैं और वे तीनों विद्वान राजा से आकर के कहने लगे कि हे महाराज, हमें आपके दरबार में नौकरी चाहिए। तभी राजा कहने लगे कि हे विद्वानों, आपका मेरे दरबार में बहुत बहुत स्वागत है, परंतु तुम मुझे ये बताइए कि आप तीनों क्या कर सकते हैं। हम आपको अपने यहां नौकरी पर तो रखेंगे, लेकिन पहले आप ये बताइए आप तीनों किस तरह का काम करना पसंद करेंगे। तो पहला विद्वान कहने लगा कि हे महाराज, मैं स्थानों की परख करने में बहुत ही माहिर हूं। मैं किसी भी स्थान को देखकर उसके बारे में बता सकता हूं कि वो स्थान हमारे रहने योग्य है कि नहीं है। तभी राजा कहने लगे ठीक है, पहले हम आपके गुण की परीक्षा करेंगे। यदि आप अपने कार्य में सफल होते हो, उसके बाद हम आपके लिए नौकरी पर रख लेंगे। तभी राजा ने अपने मंत्री से कहा कि हे मंत्री जी, तब तक इस विद्वान के लिए हमारे अतिथि गृह में ठहरा दो। उचित समय आने पर हम इसे बुला लेंगे। अब मंत्री ने उसे अतिथि गृह में ठहरा दिया। तभी दूसरा विद्वान कहने लगा कि हे महाराज, मैं अन्न के बारे में बता सकता हूं कि कौन सा अन्न हमारे खाने योग्य है और कौन सा नहीं, कौन सा अच्छा है और कौन सा खराब। तभी राजा ने कहा ठीक है, तुम भी बड़े ही काम के व्यक्ति हो, तुम्हारी भी हम उसी प्रकार से परीक्षा करेंगे। इसके बाद यदि आप अपने गुण में सफल सिद्ध होते हो तो हम आपको अपने यहां नौकरी पर रख लेंगे। अब राजा ने उसे भी अपने अतिथि गृह में ठहरा दिया। उसके बाद तीसरा विद्वान कहने लगा कि हे महाराज, मैं भोजन का बहुत ही बड़ा पारखी हूं। मैं भोजन को देखकर बता सकता हूं कि वो भोजन हमारे खाने योग्य है या नहीं। प्रिय सज्जनों, तभी राजा ने सोचा कि ये भी विद्वान बहुत ही काम का है। यदि ये अपने कार्य में सफल होता है तो हम इसे भी अपने यहां नौकरी पर रख लेंगे। इस प्रकार से राजा ने उन तीनों विद्वानों को अपने यहां अतिथिशाला में ठहरा दिया। प्रिय सज्जनों, धीरे धीरे समय बीतता चला गया और एक दिन की बात, राजा कमल भोज ने कहीं बाहर जाने का निश्चय किया। उसने अपने मन में विचार किया कि कुछ दिनों के लिए हमें बाहर घूमना चाहिए। तभी राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया और घूमने के लिए वहां से जाने लगे। तो राजा साहब ने जो स्थान परखने वाला व्यक्ति था उसे अपने साथ में ले लिया और वहां से आगे की ओर चल दिए। प्रिय सज्जनों, चलते चलते राजा के लिए एक स्थान पर शाम हो जाती है। तभी महाराज ने अपने मन में विचार किया, रात्रि में अब और आगे जाना उचित नहीं होगा, इसीलिए यहीं पर डेरे तंबू लगा लिए जाएं। आज की रात हम यहीं पर व्यतीत करते हैं। जब प्रभात होगा तो हम आगे के लिए प्रस्थान करेंगे। तो प्रिय सज्जनों, वो व्यक्ति कहने लगा कि हे महाराज, जैसी आपकी इच्छा।
आप जहां भी ठहरना चाहेंगे मैं भी आपके साथ वहीं पर रुक जाऊंगा। तभी राजा ने देखा वहीं पास में ही बहुत ही सुंदर एक गांव था। उस गांव के बाहर बहुत ही शानदार एक झोपड़ी पड़ी हुई थी। प्राचीन समय में घास फूस के छप्पर ही हुआ करते थे और जहां तहां पर झोपड़ियां पड़ी होती थीं। उस झोपड़ी के बाहर चार चारपाइयां बिछी हुई थीं। राजा ने देखा कि वहां पर चारपाइयां तो चार बिछी हुई हैं, पर वहां पर ना तो कोई व्यक्ति दिखाई पड़ रहा था और ना ही आसपास में किसी व्यक्ति का निवास स्थान दिख रहा था। वहीं पास में ही भगवान शिव का एक बहुत ही बड़ा मंदिर बना हुआ था। अब राजा ये सब देखकर आश्चर्य में पड़ गया कि ना तो मंदिर पर कोई पुजारी था और ना ही उन चारपाइयों पर बैठने वाला कोई व्यक्ति। फिर सोचा चलो कोई बात नहीं, हमें इन बातों से क्या लेना देना, हमें तो केवल रात्रि काटनी है। तभी राजा ने अपने विद्वान से कहा कि हे विद्वान, आज हम इसी आश्रम पर रुकेंगे, क्योंकि गांव में यदि हम किसी के पास में रुकेंगे तो हो सकता है किसी के पास हमारे सोने की व्यवस्था हो या ना हो। हमें अपनी बुद्धि से परीक्षण करके दूसरे की स्थिति को भांपना चाहिए। प्रिय सज्जनों, ये हम सभी के लिए सीखने वाली बात है। यदि आप अपने किसी मित्र या जान पहचान वाले के यहाँ जाते हैं तो एक बार उसकी घर की स्थिति पर जरूर विचार कर लेना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम बिना विचार किए अपने साथ अपनी फौज पलटन को लेकर अपने किसी परिचित के घर पहुंच जाते हैं। उसके पास जो भी जैसा होता है उससे वो आपका स्वागत सत्कार तो अवश्य करता है, पर कई बार उसे बड़ी शर्मिंदगी भी उठानी पड़ती है। इसीलिए कहीं जाने से पहले जहां आप जा रहे हैं उसके घर की स्थिति को सोच समझकर ही जाना चाहिए। राजा की बात सुनकर वो बुद्धिमान व्यक्ति कहने लगा कि ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा, आज रात्रि में हम यहीं पर ठहर जाते हैं। प्रिय सज्जनों, राजा और विद्वान उस आश्रम के पास जो पवित्र मंदिर था उस मंदिर पर ठहर गए। राजा और वो पारखी विद्वान जब अपनी अपनी चारपाई पर लेट जाते हैं और जब घनघोर रात्रि होने लगती है तो रात्रि में महाराज कमल भोज को एक सपना आता है। सपने में उन्होंने देखा कि राजा कमल भोज अपनी ही माता की हत्या कर रहे हैं। ऐसा भयंकर सपना देखकर राजा कमल भोज की निद्रा खुल जाती है। अब राजा कमल भोज अपनी चारपाई पर उठकर बैठ जाते हैं। उनके चेहरे पर पसीना था, वे बहुत ही घबराए हुए थे और घबराए हुए स्वर में अपने उसी विद्वान को जगाते हैं और उससे कहते हैं कि हे विद्वान, हमें इसी समय रात्रि में घर चलना चाहिए। हो सकता है राजमाता पर कोई बड़ा संकट हो। राजा की बात सुनने के बाद वो पारखी व्यक्ति कहने लगा कि हे महाराज, आप बिल्कुल ही शांत हो जाइए, हमें घर चलने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो आप सोच रहे हैं वो मैं पहले से ही जानता हूं। उस बुद्धिमान व्यक्ति की बात को सुनकर के वो राजा कहने लगे कि हे विद्वान, तुम इस सपने के बारे में क्या जानते हो? यदि जानते हो तो मुझे जल्दी से जल्दी बताइए। प्रिय सज्जनों, राजा ने जैसे ही उससे पूछा तो वो विद्वान कहने लगा, वो इस स्थान का ही प्रभाव है, आपकी माता पर कोई भी संकट नहीं है। देखने में तो यहाँ पर भगवान शिव का मंदिर है, परंतु हे महाराज, इस मंदिर परिसर में रहने वाले पुजारी ने अपनी माता की हत्या कर दी थी, इसीलिए आपको विचलित कर देने वाला ये सपना दिखाई दिया है। प्रिय सज्जनों, ये बात सुनकर के राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। राजा कहने लगा कि स्थान का प्रभाव ये कैसे हो सकता है? तभी राजा उस पारखी विद्वान की बात का परीक्षण करने के लिए प्रभात होते ही उस गांव के व्यक्तियों को बुलाता है, जो कि नजदीक में एक गांव था। उनसे महाराज कमल भोज कहने लगे कि हे ग्रामवासियों, ये इतना पवित्र और पावन स्थान है, परंतु हमें यहाँ पर कोई भी पुजारी, पंडित या फिर कोई भी आचार्य दिखाई क्यों नहीं देता है? जब भगवान भोलेनाथ का इतना सुंदर मंदिर बना हुआ है तो यहाँ पर किसी न किसी पुजारी को अवश्य ही रहना चाहिए। प्रिय सज्जनों, राजा के पूछने पर गांव के लोगों ने बताया कि हे महाराज, इस मंदिर पर बहुत समय पहले एक पुजारी रहा करता था। एक दिन पुजारी ने किसी बात पर क्रोध में आकर के अपनी माता की निर्ममता से हत्या कर डाली। उसी पाप दोष के कारण राजन, ये स्थान अपवित्र हो चुका है, हम तो इस स्थान के दर्शन करने भी नहीं आते हैं। प्रिय सज्जनों, राजा ने जैसे ही ये बात सुनी तो अपने साथ आए स्थान की परख करने वाले विद्वान को राजा ने बहुत शाबाशी दी। राजा साहब कहने लगे कि हे स्थान परखने वाले विद्वान, तुम वास्तव में बहुत ही योग्य हो। अब मैं तुम्हें अपने यहाँ पर नौकरी पर रखता हूँ। आज से ही तुम्हारी नौकरी प्रारंभ होती है।
अब राजा साहब उस विद्वान को अपने साथ लेकर के अपनी राजधानी को वापस लौट आते हैं। तभी राजा ने घर आकर देखा तो उनकी माता राजमहलों में सकुशल थीं। अपनी माता श्री को देखकर वो राजा बहुत ही खुश हुआ और फिर जाकर अपने राज्य के सिंहासन पर विराजमान होता है। फिर उसने उस स्थान पर रखने वाले विद्वान को बुलाया और भरे दरबार में राजा साहब उसके बारे में कहने लगे कि हे दरबारियों, यहां से जाने के बाद हम किसी स्थान पर ठहरे हुए थे और उस स्थान के बारे में इस विद्वान ने बताया कि यहाँ पर कुछ समय पहले एक हत्या हो चुकी है। ये स्थान हमारे रहने के योग्य नहीं है, अर्थात यह अपवित्र स्थान है। जबकि उस स्थान पर भगवान भोलेनाथ का बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ था। प्रिय सज्जनों, राजा ने अपने सभासदों से ये बात कही थी कि जब मैंने पड़ोस के ग्राम वासियों को बुलाकर के इस बात की जांच की और मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि हे महाराज, इस मंदिर पर जो पुजारी रहता था उसने क्रोध के आवेश में आकर के अपनी माता की निर्ममता से हत्या कर दी थी। इसकी बात बिल्कुल सत्य निकली। तभी राजा ने उस विद्वान से पूछा कि हे विद्वान, आपको इस बात का कैसे पता चला कि वो स्थान हमारे रहने योग्य नहीं है? तो वो विद्वान राजा के दरबार में कहने लगा कि हे महाराज, कि हम सभी जिस स्थान पर रहते हैं उसका प्रभाव उसी समय पर प्रारंभ हो जाता है। यदि महाराज आप गंगा स्नान या किसी तीर्थ यात्रा को जाएंगे तो आपके मन में अच्छे अच्छे विचार आएंगे, और यदि आप शमशान घाट में जाएंगे तो वहां पहुंचकर आपके मन में कुछ अलग ही विचार आएंगे, और यदि आप मंदिर में जाएंगे तो आपके मन में ईश्वर भक्ति के विचार आएंगे। आप ऐसे स्थान पर जाएंगे जहां पर शराब बेची जाती हो तो आपके मन में वहां का दूषित वातावरण भर जाएगा। महाराज, यदि आप युद्ध भूमि में जाएंगे तो आपके मन में रणभूमि के विचार आएंगे। इसलिए हे राजन, स्थान का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। प्रत्येक स्थान का अलग अलग वातावरण होता है। वहां पर घटने वाली घटनाएं उस जगह को अपने में समेट लेती हैं। वहां पर जो भी होता है अच्छा बुरा वो उसी जगह पर प्रभावी हो जाता है। वहां पहुंचकर वहां का माहौल आपके अंदर के विचारों को, आपकी सोच को अपनी तरह बनाने का प्रयास करता है, क्योंकि जिस स्थान पर जो व्यक्ति रहता है उस पर उसी स्थान का वातावरण हावी हो जाता है। इसलिए मनुष्यों को इस बात की सलाह दी जाती है कि अपना आवास, अपना रहन बसेरा, अपने रहने का ठिकाना उसी स्थान को बनाना चाहिए जो स्थान पवित्र हो, जिसके चारों ओर का वातावरण साफ शुद्ध हो, जहां पर रहने वाले लोग धर्मात्मा और सज्जन हों, व्यसनों में लिप्त रहने वाले मनुष्य ना रहते हों, जहां पर किसी भी जीव की हिंसा ना होती हो, जहां चरित्रवान लोग रहते हों। उस स्थान का पुराना इतिहास भी लोगों से मालूम कर लेना चाहिए, क्योंकि आप जहां पर रहते हैं आप और आपके बच्चे वैसे ही बन जाते हैं, अर्थात वैसे ही माहौल में ढल जाते हैं। यही सच्चाई है। इधर वो कबूतर कहता है कि हे कौआ मित्र, मेरी बात को इसी प्रकार से ध्यान पूर्वक तुम सुनते रहना। वो पारखी विद्वान कहने लगा कि हे महाराज, क्या आप जानते हो मैंने उस स्थान का किस प्रकार से पता लगाया? जैसे ही मैंने उस स्थान में प्रवेश किया तो मेरे मन में हत्याएं, अपराध, जघन्य पाप उत्पन्न होने लगे। मेरे विचार बदलने लगे, मेरे मन में हिंसात्मक बातें आने लगी। तो मैं इन बातों से ही समझ गया कि इस स्थान पर जरूर किसी न किसी की हत्या हुई है। उस विद्वान की बात को सुनकर के राजा बहुत ही खुश हुए। प्रिय सज्जनों, अब उस राजा ने स्थान परखने वाले विद्वान व्यक्ति की तो परीक्षा ले ली थी, परंतु अब दूसरे विद्वान की बारी थी। प्रिय सज्जनों, राजा का एक प्रसिद्ध व्यापारी था जो कि राजा के लिए अन्न का भंडारण करता था। एक दिन वो 1000 कुंटल गेहूं लेकर राजा के पास पहुंचा और राजा से कहने लगा कि हे राजन, मैं आपके राज्य के लिए 1000 कुंटल गेहूं लेकर आया हूं और ये बहुत ही उत्तम किस्म के गेहूं हैं, इसलिए इनकी कीमत आपको कुछ अधिक चुकानी होगी। राजा कहने लगे कि ठीक है, बताइए आप किस प्रकार के गेहूं लेकर के आए हैं। तो राजा और राजा के कुछ मंत्रियों ने उन गेहूं को देखा तो वास्तव में वो अन्न बड़ा ही साफ शुद्ध व उत्तम था। उसके दाने मोतियों की तरह चमक रहे थे। तभी राजा के मंत्री कहते हैं कि हे महाराज, ये तो बहुत ही अच्छा अन्न है, इसमें कोई भी मिलावट नहीं है। हम तो यही कहते हैं कि इस अन्न का कई सालों के लिए भंडारण कर लिया जाए। इसको देखने से इसकी गुणवत्ता साफ साफ झलक रही है। प्रिय सज्जनों, उसी समय राजा के दिमाग में एक विचार आया
कि हमारे यहाँ अतिथि गृह में एक अतिथि ठहरा हुआ है जो कि अन्न को परखने का विद्वान है। क्यों ना इस अन्न के लिए एक बार उसको दिखा लिया जाए, इससे उसकी भी परीक्षा हो जाएगी और ये किस प्रकार का अन्न है इस बात का भी हमें पता चल जाएगा। कई बार क्या होता है, जो अधिक चमकदार चीज होती है वही सबसे घटिया निकलती है। जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं वे इसी प्रकार से अपनी चमक दमक बनाकर रखते हैं ताकि वे भोले भाले लोगों को अपने कपट जाल में फंसा सकें। माता सीता का हरण करने के लिए रावण ने भी मामा मारीच को सोने का मृग बनाया था। प्रिय सज्जनों, तभी राजा कमल भोज ने आदेश दिया कि उस पार की विद्वान को बुलाया जाए जो कि अन्न की परख करने की विद्वानता रखता है। तो महाराज के मंत्रियों ने उस अन्न परखने वाले विद्वान को बुलाया और उससे कहा कि हे विद्वान, अब तुम इस अन्न को परख करके बताइए कि यह अन्न कैसा है, ये हमें खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए। प्रिय सज्जनों, उस अन्न परखने वाले ने उस अन्न को हाथ में लिया और हाथ में लेते ही राजा से कहने लगा कि हे राजन, ये अन्न किसी चोर व्यक्ति द्वारा कमाया गया है, इसलिए यदि आप इस अन्न के लिए खरीदेंगे तो हमारे राज्य में, हमारी सेना में, हमारे अधिकारी, हमारे मंत्री, नगर निवासी व दरबारी जनों के मन में चोरी की भावना उत्पन्न होने लगेगी, क्योंकि कहते हैं कि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। प्रिय सज्जनों, राजा साहब उस विद्वान व्यक्ति की बात को सुनकर के बहुत ही हैरान हुए और वे तुरंत उस व्यापारी से कहने लगे कि हे सौदागर, तुम इस चोरी के अन्न को कहां से लेकर आए हो? तो सौदागर कहने लगा कि नहीं महाराज, मैं तो आपका पुराना व्यापारी हूं और आपके लिए अन्न का भंडारण तो मैं पहले से ही करता आया हूं और मैंने इस अन्न के लिए अपने यहाँ के एक बहुत बड़े जमींदार से खरीदा है जिसके पास हजारों एकड़ जमीन है, वो कभी भी चोरी नहीं कर सकता। तभी राजा कहने लगे उस किसान को बुलाया जाए जिससे तुमने अन्न खरीदा है। तो प्रिय सज्जनों, महाराज के आदेश अनुसार दो सैनिक तुरंत ही जहां से सौदागर ने अन्न खरीदा था उस किसान के पास पहुंचकर उसको राज दरबार में बुला लाए और जब उस किसान के लिए महाराज के सामने पेश किया तो किसान ने सबसे पहले आकर के महाराज को प्रणाम किया। राजा साहब ने उस किसान के लिए अपने समक्ष बैठने का आदेश दिया और किसान के वहां पर बैठ जाने के बाद राजा कहने लगे कि हे किसान, पहले तुम ये बताओ, ये जो अन्न है जिसे आपने इस व्यापारी को बेचा है, ये अन्न आपने कहां से चुराया है? तो वो किसान कहने लगा कि हे राजन, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? मेरे पास 1000 बीघा जमीन है और उसी जमीन से मेरे यहाँ पर हजारों कुंटल गेहूं पैदा हुए हैं। ये अन्न तो मेरे खेत का उगाया हुआ है, इसमें मैंने चोरी का एक भी दाना नहीं मिलाया है। तभी राजा कहने लगा नहीं नहीं, मैं तुम्हारी इस बात से सहमत नहीं हूं, तुम बिल्कुल सत्य सत्य बताओ, किसी न किसी प्रकार से आपने अवश्य ही चोरी की है। सत्य क्या है, मुझे सत्य बताइए, अन्यथा मैं तुम्हें बहुत बड़ी सजा दूंगा। प्रिय सज्जनों, तभी वो किसान कहता है कि नहीं राजन, ये तो मेरे खेत का अन्न है, मैंने कहीं से भी चोरी नहीं की है। तो राजा उस विद्वान की ओर देखने लगे जो कि अन्न को परखने वाला था और जिसने बताया था कि ये अन्न चोरी का है। तभी वो विद्वान कहने लगा कि नहीं महाराज, ऐसा नहीं हो सकता, ये किसान तो बिल्कुल सफेद झूठ बोल रहा है, ये अन्न किसी चोर ने ही कमाया है। जब विद्वान के मुख से ये बात सुनी तो वो किसान कहने लगा कि हे महाराज, ये तुम्हारा विद्वान बिल्कुल सत्य कह रहा है। जैसे कि महाराज मेरे पास हजारों बीघा जमीन है, तो उस जमीन के लिए मैं अकेला तो नहीं कर सकता। एक दिन किसी राजा के यहाँ से एक बहुत बड़ा शातिर चोर फरार हो गया। उस चोर ने अपना भेष छुपाया और भेष छुपा करके वो मेरे यहाँ आ पहुंचा और मेरे पास आकर के उसने मुझे सारी हकीकत बता दी कि मैं उस राजा के यहाँ पर जेल में था और राजा की जेल से छूट करके आपके यहाँ आया हूं। आप मुझे नौकरी पर अपने पास रख लीजिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, केवल रोटी और वस्त्र देते रहना। उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारा सारा कार्य करता रहूंगा, तो मैं उसकी इस बात पर राजी हो गया। इसके बाद महाराज मैंने उस चोर के लिए अपने यहाँ पर रख लिया और महाराज इस वर्ष की जो फसल पैदा हुई है ये उसी चोर की मेहनत है। उसने खेतों में जुताई से लेकर बुवाई, कटाई, सिंचाई, निराई गुड़ाई सारे कार्य उस चोर के द्वारा ही किए गए हैं। और इसीलिए महाराज आपके यहाँ पर जो अन्न परखने वाला विद्वान है वास्तव में ये अन्न का बहुत बड़ा पारखी है। इसने यही तो कहा है कि ये अन्न चोर ने कमाया है और वास्तव में ये अन्न
चोरी करने वाले व्यक्ति के द्वारा ही कमाया हुआ है। राजन, आपके इस विद्वान की बात बिल्कुल ही सत्य है। उस किसान की बात को सुनकर के वो राजा बहुत ही खुश हुआ और अपने मन में विचार करने लगा कि वाह भाई वाह, कितना बड़ा विद्वान हमारे दरबार में मौजूद है। तभी राजा ने उस विद्वान से पूछा, जो कि अन्न को परखने वाला था, कि हे विद्वान महोदय, पहले आप मुझे ये बताइए कि आपने इस अन्न को हाथ में लेकर के ये कैसे जान लिया कि ये चोर व्यक्ति द्वारा कमाया हुआ है, जबकि इस अन्न के दाने मोतियों के समान चमक रहे हैं। ये तो बहुत ही साफ शुद्ध अन्न है, परंतु हाथ में लेते ही तुमने इस बात को कैसे जान लिया? राजा की बात सुनने के बाद वो विद्वान व्यक्ति कहने लगा कि हे राजन, जब मैंने इस अन्न को हाथ में लिया तो हाथ में लेने के बाद मेरे मन में विचार आया कि ये अन्न तो सोने के समान चमक रहा है। तभी मेरे मन में विचार आया, आपके सिंहासन की साइड में जो सोने के कलश लगे हुए हैं, मेरा ध्यान उन्हीं सोने के कलशों पर चला गया और मैं उन कलशों को देखने लगा कि ये अन्न और स्वर्ण कलश दोनों एक जैसे चमक रहे हैं। उसी समय हे राजन, मेरे मन में विचार आया कि मैं इस राजा की नौकरी क्यों करूं? मैं राजा के इन सोने के कलशों को चुरा करके ले जाता हूं तो मेरी कई पीढ़ियां बैठे बैठे खाएंगी, जबकि हे राजन, मैंने अपने पूरे जीवन काल में किसी की भी चोरी नहीं की है, परंतु इस अन्न को हाथ में लेते ही मेरे मन में चोरी के विचार उत्पन्न होने लगे। और जब ये विचार आए तो मैं इस बात को जानता हूं राजन, विद्वान लोग कहते हैं भोजन और अन्न के आधार पर ही व्यक्ति की बुद्धि बनती है, अर्थात जैसा भोजन होगा, जैसा अन्न होगा, उसी प्रकार का आपका मन हो जाएगा। अब प्रिय सज्जनों, राजा उस विद्वान व्यक्ति की बात को सुनकर के बहुत ही प्रसन्न हुए और उसके लिए भी जीवन भर के लिए अपने राज दरबार में नौकरी पर रख लिया। प्रिय सज्जनों, इसी प्रकार कुछ समय व्यतीत हुआ। राजा के दरबार में नौकरी के लिए कोई न कोई आता रहता था। तो एक दिन एक प्रसिद्ध रसोइया भोजन बनाने के लिए महाराज के राज दरबार में आया और महाराज से कहने लगा कि हे महाराज, मुझे आपके यहाँ नौकरी चाहिए। तो राजा कहने लगे, पहले तुम ये बताओ क्या कर सकते हो? तो वो व्यक्ति कहने लगा कि हे महाराज, मैं भोजन बनाने वाला कारीगर हूँ और आपके यहाँ पर भोजन बनाने का कार्य कर सकता हूँ। मैं स्वादिष्ट से स्वादिष्ट, अच्छे से अच्छा भोजन बना सकता हूँ। तभी राजा कमल भोज अपने मन में विचार करने लगे कि ठीक है, ये भोजन बनाने का कार्य करता है, तब तो बहुत ही अच्छी बात है। हमारे लिए एक रसोइया की आवश्यकता भी है, हम इसके लिए अपने यहाँ पर रख लेते हैं। परंतु राजा कमल भोज ने उस भोजन बनाने वाले से कहा कि हे भोजन बनाने वाले, इससे पहले कि मैं आपको नौकरी पर रखूं, पहले आपको परीक्षा देनी होगी, इसके बाद ही हम तुम्हें नौकरी पर रखेंगे। आज का भोजन हम स्वयं ही चक्कर देखेंगे। तभी वो भोजन बनाने वाला कहने लगा, ठीक है महाराज, मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है। प्रिय सज्जनों, अब तो उस रसोइया के लिए राजा ने अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया और उससे कह दिया कि आज का भोजन हम स्वयं खाकर देखेंगे, आप अतिशीघ्र जाइए और भोजन बनाइए। तो प्रिय सज्जनों, उस दिन जो रसोइया था, भोजन बनाने वाले ने अपनी पूरी कारीगरी दिखाते हुए अच्छे से अच्छा भोजन बनाया। और जब वो भोजन तैयार हो गया तो महाराज कमल भोज को उस रसोइया ने बुलवाया कि महाराज, हमने जो भोजन बनाया है उसे आप चक्कर देख सकते हैं, वो स्वादिष्ट है कि नहीं। प्रिय सज्जनों, अपने मंत्रियों के साथ और उस भोजन को परखने वाले के साथ वे राजा अपने रसोई घर में पहुंचे। जब राजा ने उस भोजन के लिए चक्कर देखा तो वो भोजन बहुत ही स्वादिष्ट था, उसने बहुत ही सुंदर भोजन बनाया था। और जब राजा के मंत्रियों ने उस रसोइया के भोजन को खाकर के देखा तो वे मंत्री कहने लगे कि हे महाराज, वैसे तो हमारे राज्य में बहुत सारे रसोइये आए और चले गए, लेकिन इतना स्वादिष्ट भोजन आज तक किसी ने भी नहीं बनाया है, इसलिए महाराज इसके लिए ही हम अपने यहाँ नौकरी पर रख लेते हैं। तभी जो भोजन परखने वाला विद्वान था, राजा ने उससे कहा कि हे भोजन परखने वाले विद्वान, पहले आप बताएं, ये भोजन बनाने वाला और इसके द्वारा बना हुआ ये भोजन कैसा है, हमारे खाने योग्य है कि नहीं। उसी समय राजा का विद्वान, जो कि भोजन को परखने वाला था, महाराज कमल भोज से कहने लगा कि हे राजन, यदि आप इस भोजन बनाने वाले को अपने रसोई घर में रखोगे तो इसके हाथ का बना हुआ भोजन खाकर हमारे राज्य के अधिकारी, कर्मचारी सभी लुटेरे हो जाएंगे, उनमें लूटपाट की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। प्रिय सज्जनों, ये बात सुनने के बाद राजा कहने लगा कि हे भोजन के पारखी, ये तुम क्या कह रहे हो?
उसने कहा कि हाँ महाराज, मैं सत्य कह रहा हूँ। आप इस रसोइये से पूछिए, ये अवश्य कोई लुटेरा है और ये भोजन बनाने के बहाने हमारे यहाँ से कुछ लूटपाट करना चाहता है। जब राजा ने उस विद्वान व्यक्ति के मुख से इस बात को सुना तो उस रसोइया के लिए अपने राज दरबार में बुलाकर ले गई और उस भोजन बनाने वाले व्यक्ति से कहने लगी कि हे रसोइये, तुम भोजन बनाने में बहुत ही कुशल हो। तुमने वास्तव में बहुत ही सुंदर भोजन बनाए हैं। तुम्हारे भोजन में बहुत ही स्वाद है। परंतु तुम ये बताओ कि वास्तव में तुम पहले से ही भोजन बनाने का कार्य करते हो या फिर इससे पहले तुम कुछ और करते थे? सही सही बताना, अन्यथा तुम जानते ही हो झूठ बोलने का परिणाम क्या हो सकता है। मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा जो कि आज तक किसी को भी नहीं मिली हो। जब राजा ने उस रसोइये से थोड़े सख्त लहजे में पूछा तो वो रसोइया थरथर कांपने लगा और अपने दोनों हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे महाराज, मुझे क्षमा कर देना। भोजन बनाना ये मेरा कोई पुश्तैनी कार्य नहीं है। शुरू से लेकर अब तक मैं लोगों के यहाँ चोरी चकारी करता था। ना जाने कितने व्यक्तियों को मैंने मौत के घाट उतार दिया है, कितनों के यहाँ चोरी डकैतियां डाली हैं और ना जाने कितने राजाओं ने मुझे गिरफ्तारी के आदेश भी दिए हैं, परंतु मैं किसी के भी हाथ नहीं आया। जब मैं एक प्रसिद्ध लुटेरा बन गया तो लोग मुझसे बहुत ही डरने लगे। फिर एक दिन मेरे मन में विचार आया कि मुझे भोजन बनाने की कला बहुत ही अच्छी तरीके से आती है। क्यों ना मैं किसी राजा के यहाँ पर पहुंचकर रसोइये का काम करूं और चैन से अपना जीवन व्यतीत करूं। और यदि मैं एक रसोइये का कार्य करूंगा और राजा के यहाँ पर रहूंगा तो फिर मुझे कोई भी पहचान नहीं सकेगा कि मैं रसोइया हूँ या फिर लुटेरा। मैं बड़ी ही आसानी से अपना काम कर सकता हूँ। परंतु अब मैं चोरी डकैती का कार्य नहीं करता हूँ। उस रसोइये की बात को सुनकर के वो राजा बहुत ही खुश हुआ। उसने तुरंत ही भोजन परखने वाले विद्वान के लिए सम्मानित किया और आजीवन अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया। राजा उससे कहने लगे कि हे भोजन परखने वाले, पहले तुम मुझे ये बताओ, तुमने इतनी आसानी से इस बात को कैसे जान लिया कि ये जो व्यक्ति भोजन बनाने वाला है ये एक चोर है और इसका भोजन ठीक नहीं है? तो वो कहने लगा कि हे महाराज, हमारे वेद पुराणों में भोजन के नियम लिखे हुए हैं। जब मैंने इस व्यक्ति के भोजन ग्रहण करने का विचार बनाया तो उसी समय मेरे दिमाग में लूटपाट के विचार आने लगे। मुझे भोजन के स्थान पर यह तुम्हारा हार दिखाई दे रहा था और मैं सोचने लगा कि यदि राजा के गले में से यदि मैं इस हार को छीन लूं तो मेरा व मेरे परिवार का जीवन बड़े ही आनंद से कट जाएगा। इसीलिए हे महाराज, यदि रसोइया को आपने रखा तो आपके राज्य का संचालन बिगड़ जाएगा। आपके अधिकारी व सेना के जवान चोर लुटेरे बन जाएंगे। कहते हैं कि मनुष्य का प्रथम होता है खान पान। यदि उसके अंदर शुद्ध व पवित्र बुद्धि से बनाया हुआ भोजन नहीं जाता है तो उसकी बुद्धि भी शुद्ध व पवित्र नहीं रहती है। दुष्ट बुद्धि और अपवित्रता से बनाया हुआ भोजन यदि हम ग्रहण करते हैं तो हमारी बुद्धि कलुषित हो जाती है। सात्विक भोजन सात्विक विचार बनाता है और तामसी भोजन आपके दिमाग में क्रोध भरता है, भले बुरे विचार लाता है। इसीलिए मनुष्य के लिए अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। रसोई घर में जो स्त्रियां भोजन बनाती हैं उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भोजन बनाते समय उनका दिमाग शांत हो, मन में अच्छे विचार हों, किसी भी प्रकार की क्रोध की भावना मन में ना हो और ना ही किसी के प्रति द्वेष व ईर्ष्या की भावना हो। यदि वो क्रोध युक्त बुद्धि से भोजन बनाती हैं तो उस भोजन को करने वाले के अंदर भी वही क्रोध, वही ईर्ष्या, वही दोष उत्पन्न होंगे। जब कोई स्त्री क्रोध में भोजन बनाती हो तो उस भोजन को बिल्कुल भी ग्रहण ना करें। चोरी का भाव मन में है, किसी को मारने का भाव मन में है, किसी को लूटने की बात मन में चल रही है, किसी को धोखा देने की बात आपके मन में चल रही है और उसे उसी समय भोजन बनाना पड़ रहा है तो वो भोजन उसके उन्हीं विकारों से दूषित हो जाता है और खाने वाले पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। प्रिय सज्जनों, मनुष्य के लिए ये 3 बातें सदैव ही याद रखनी चाहिए। नंबर 1, उत्तम स्थान पर रहना चाहिए। आपने देखा होगा कि जब भी हम कहीं नए मकान का निर्माण करते हैं तो उसमें रहने से पहले उसका हम गृह प्रवेश कराते हैं, वेद मंत्रों से उसे हम पवित्र करते हैं, वहां की नकारात्मक शक्ति को बांध देते हैं, रक्षा विधान करते हैं, तब कहीं जाकर के उस घर में रहते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपवित्र स्थान पर रहता है
तो उसके घर में गृह कलेश और बीमारियां बढ़ जाती हैं। और तो और प्रिय सज्जनों, उस घर की बरकत भी रुक जाती है। सदैव ही रोग शोक उसके लिए घेरे रहते हैं। लड़ाई झगड़े कलह कलेश उस घर में बढ़ते ही चले जाते हैं। इसलिए सदैव रहने के लिए अच्छे स्थान का चुनाव करना चाहिए। नंबर 2, उत्तम अन्न ग्रहण करना चाहिए। भोजन में वही अन्न शामिल करना चाहिए जो मेहनत व ईमानदारी से कमाया हुआ हो, क्योंकि अन्न से ही हमारी बुद्धि का निर्माण होता है। यदि दूषित अन्न खाओगे तो हमारी बुद्धि भी दूषित हो जाएगी, और जैसी बुद्धि होगी वैसा ही कर्म करोगे। यदि आप लूट का अन्न खाओगे तो आपके दिमाग में लूटपाट की भावनाएं उत्पन्न होंगी। यदि आप चोरी का धन खाओगे तो आपकी बुद्धि चोरी करने में लगेगी। इसलिए उसी भोजन को ग्रहण करना चाहिए जिसमें ईमानदारी और पुरुषार्थ हो। नंबर 3, यदि तुमने भोजन किसी गलत व्यक्ति द्वारा तैयार किया हुआ खा लिया तो उसके अवगुण आपके अंदर अवश्य ही प्रवेश कर जाएंगे। कहते हैं कि भोजन के भी कई नियम होते हैं। यदि पापी के हाथ का अन्न खाओगे तो पाप का कुछ अंश आपके भी ऊपर आ जाएगा। किसी हिंसक व्यक्ति के हाथ का भोजन खाओगे तो आपकी बुद्धि भी हिंसक बन जाएगी। इसीलिए भोजन में सावधानी बरतनी चाहिए और अपने जीवन को खुशहाल बनाए रखें। प्रिय सज्जनों, मैं उम्मीद करता हूं आज की हमारी ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। हो सके तो अपने सगे संबंधियों और मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करना। प्रिय सज्जनों, हम फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।